हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ और 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से बताइए कि क्या आप लोग रेडी है, और अगर रेडी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ कि कल और परसों 2 दिन लगातार आपकी लाइव सेशन करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूँ मैं। तो कल के करंट अफेयर्स में ज़रूर रहना रेडी सुबह 7:30 बजे। और इसके साथ मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ सीयूईटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, और आपकी हेल्प करता है आपके मन चाहे यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चंस। रूल्स आप लोगों को याद है कि 10 सेकंड है आप लोगों के पास, और आई होप कि ये वाली वीडियोस आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, और देखते हैं कि आज वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीयूईटी अड्डा 24/7 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके का है। वो है कि हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैव सानिया मिर्जा वन। तो सानिया मिर्जा ने कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सानिया मिर्जा जो है ये रिटायर हो चुकी है ना। तो सानिया मिर्जा जो हमारी स्टार टेनिस प्लेयर है, लॉन टेनिस प्लेयर है, ये हो चुकी है रिटायर। और अगर ये रिटायर हो चुकी है इसका मतलब कि इनके करियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिसेंटली ये गई थी दुबई, है ना, और दुबई में जो चैंपियनशिप चल रही है उसमें जो फर्स्ट मैच था उसी में ये हार गई थी, और इसी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मतलब पहले अनाउंस कर चुके थे ये कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट है। तो दुबई में था इनका टूर्नामेंट, दुबई में, और दुबई में इन्होंने क्या करा, इन्होंने ले लिया है रिटायरमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सानिया मिर्जा के पास ग्रैंड स्लैम टाइटल्स कितने हैं। ऑप्शन है हमारे पास 9, 5, 4 या 6। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं आप लोगों को और डिटेल्स देता हूं। सानिया मिर्जा जो है इसने अपने प्रोफेशनल करियर इन्होंने स्टार्ट किया था अपना। कब इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था? 2003 में इन्होंने स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशनल करियर। और इसके साथ साथ हमें क्या पता है, हम लोगों को ये पता है इनके बारे में कि इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी जीते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इंडिया की प्लेयर तो कभी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीती ही नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वो प्लेयर है जिसके ऊपर आज तक कोई प्लेयर नहीं जा पाया है लॉन टेनिस में। ठीक है, कैसे अभी बताता हूं आप लोगों को। तो सानिया मिर्जा ने टोटल 9, 5, 4, 6, तो टोटल कितने, 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जिसमें से 6 में से 3 इन्होंने जीते हैं एक ही लड़की के साथ, जिसका नाम है मार्टिना हिंजिस। ठीक है, हिंजिस। ठीक है, तो मार्टिना हिंजिस जो है ये एक स्विस प्लेयर है, और डबल्स में ये खेलती थी किसके साथ, सानिया मिर्जा के साथ। तो 6 में से 3 ग्रैंड स्लैम्स सानिया मिर्जा ने इनके साथ जीते, मार्टिना हिंजिस के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सानिया मिर्जा जो है जिसके पास 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है, उसके साथ साथ इनके पास और क्या है, ये इंडिया की अकेली ऐसी खिलाड़ी है जो कि टॉप पोजीशन तक पहुंच गई है। ठीक है, मतलब इनका अगर सिंगल्स में रैंक देखे, सिंगल्स में इनका रैंक था कितना, सिंगल्स में इनका रैंक था 27। ठीक है, और 27 से ऊपर वाले रैंक में, मतलब 1 to 26 वाले रैंक में कोई भी इंडियन आज तक नहीं आया है। तो अगर इंडिया वालों की बात करें तो यह हाईएस्ट रैंक इंडिया वालों की है विमेन सिंगल्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्या ये कभी वर्ल्ड नंबर 1 भी रही, ठीक है, तो बिल्कुल रही है, और एक बार नहीं, लगातार काफी टाइम तक रही है। 91 वीक्स तक विमेन डबल्स में ये रही है वर्ल्ड नंबर 1। ठीक है, तो अगर विमेन डबल्स की बात करें तो डबल्स में ये रही है रैंक 1 पे, और कितने बार, 91 वीक्स के लिए। तो 91 वीक्स के लिए ये रही है क्या, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनकी ये कि 91 वीक्स के लिए ये किस पे थी, टॉप पोजीशन पे थी विमेन डबल्स में। और ये 8th बिगेस्ट टैली है, मतलब 8th रिकॉर्ड है ये कि कोई 91 वीक्स तक रहा है क्या। वरना इसके अलावा सुनिधा, उसका हम लोग क्या नाम है,
विलियम सिस्टर्स का नाम सुनते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस में, सॉरी लॉन टेनिस में, तो उसमें हमें पता लगता है क्या कि विलियम सिस्टर जो है वो बहुत लंबे लंबे समय तक उन्होंने क्या करा है, कब्जा करके रखा हुआ था लॉन टेनिस के ऊपर। लेकिन इंडिया की ये खिलाड़ी है ना, तो इसने काफी नाम रोशन करा है इंडिया का। शोएब मलिक के साथ शादी करी थी इसने, पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन खेली ये फिर भी इंडिया के लिए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और लोग जो है बहुत फैन इनके पहले भी थे ठीक है, और इनको रिटायर होते हुए देख के थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग फैन हुआ करते थे इसके, किसके? सानिया मिर्जा की, है ना, मतलब बहुत पसंद करते थे सब लोग इसको। ठीक है, चलिए, तो सानिया मिर्जा के बारे में जान लिया हम लोगों ने। हैदराबाद की रहने वाली लड़की है और इसके पास टोटल 6 क्या है, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है। इसके बारे में हम लोग देख लिया। आइए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बता देना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच नेवल शिप हैज रीच्ड अबू धाबी टू पार्टिसिपेट इन द आइडेक्स एंड नवदेक्स। कौन सा नौसेना जहाज आइडेक्स और नवदेक्स में भारत लेने के लिए अबू धाबी पहुंच गया है? भाग लेने के लिए कौन सा ऐसा शिप है, हमारा कौन सा ऐसा इंडियन नेवल शिप है जो गया है कहां पर? अबू धाबी गया है, और अबू धाबी जाकर ये आइडेक्स और नवदेक्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते जल्दी आइडेक्स और नवदेक्स क्या है। तो आइडेक्स है इंटरनेशनल क्या है? ये एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, और नवदेक्स क्या है? नवदेक्स है नेवल डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो 2 चीजें हमारे पास, और ये दोनों की दोनों चीजें कहां पर हो रही है? अबू धाबी में हो रही है, और अबू धाबी में हमारी एक शिप गई है क्या करने के लिए? शोकेस करने के लिए इंडिया की पावर। तो इस एग्जीबिशन में इंडिया की कौन सी शिप चली गई है, यही है हमारे पास क्वेश्चन। कौन सा नौसेना जहाज, कौन सा जहाज है हमारा जो इसमें से गया है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 6 सेकंड। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इसमें से क्या आंसर होने वाला है? INS तलवार, INS सतपुड़ा, INS सुमेधा या INS मोरमुगांव? जल्दी से आंसर बताइए क्या है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर इसका INS तलवार है, तो बिल्कुल सही नहीं है। INS सतपुड़ा तो कतई नहीं है। INS सुमेधा, यही इसका आंसर है, INS सुमेधा। ठीक है, और INS मोरमुगांव के बारे में बोला जाता है कि INS क्या है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, और INS मोरमुगांव के बारे में बोला जाता है कि यह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवल शिप है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप INS मोरमुगांव, और मोरमुगांव नाम का पोर्ट हमारा गोवा में, ये भी याद रखना। अच्छा, इंडिया ने क्या करा है? INS सुमेधा को भेजा है इस बार एग्जीबिशन में, नवदेक्स में और आइडेक्स में। और ये जो एग्जीबिशन है जो दुबई में या अबू धाबी में हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में सुन लो जरा सा। क्या ये जो हमारा ये है, क्या नाम है? INS सुमेधा जो है ये इंडियन नेवी में 2014 में आई थी। इंडियन नेवी में इसको इनॉग्रेट या लॉन्च करा गया कब? 2014 में इंडियन नेवी में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको भेजा क्यों गया है? इसको भेजा गया है विद एन एम। इसका एम क्या है? कि लोगों को, वर्ल्ड को शो करना कि इंडिजिनस, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडिया में बनी है ना, हम लोगों ने बनाया इसको, इंडिया वालों ने बनाया इसको। ठीक है, कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं करा हम लोगों ने। ठीक है, तो हम अपनी इंडिजिनस पावर दिखाने के लिए, आत्म भारत दिखाने के लिए कि हम खुद कितने केपेबल है डिफेंस के चीजों को बनाने के लिए, वो दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है? ये वाला बनाया है। तो क्या इंडियन इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम दिखाने के लिए, GENE, अरे लगा लेना यार, इंडिजीनस। ठीक है, तो इंडिजिनस, इंडिया का इंडिजिनस क्या दिखाने के लिए? इंडिया का इंडिजिनस पावर दिखाने के लिए, या आत्मनिर्भर भारत दिखाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने ये वाला शिप जिसका नाम है INS सुमेधा, इसको भेजा है हम लोगों ने। कहां पर? इसको हम लोगों ने भेजा है किधर? दुबई या अबू धाबी। ठीक है, तो वहां पर हो रही है ये दो एक्सरसाइज। मैंने दोनों की दोनों चीजें बता दी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका जीतू भैया जरूर आपको इसका आंसर बताएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी दिखाओ मुझे अपने गंदे से, मेले से नाखून बड़े हुए अंगूठे। तब तक अपन बढ़ते आगे और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर
ये रहा। तो क्वेश्चन है हु रिसेंटली लॉन्च द जादुई पिटारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जादुई पिटारा नाम का टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस बंदे ने क्या किया है, किस बंदे ने लॉन्च किया है अभी अभी? तो जल्दी जल्दी से बताओ, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाल ही में जादुई पिटारा शिक्षण अधिगम सामग्री का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास जी रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या राजनाथ सिंह। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, टीचिंग लर्निंग बोल रहा है। टीचिंग लर्निंग किससे रिलेटेड है? अब देखो राजनाथ सिंह डिफेंस वाला है, ठीक है, तो ये करेगा क्या टीचिंग लर्निंग? नहीं करेगा, काट दो, ठीक है। और कौन है हमारे पास? अमित शाह है, होम मिनिस्टर, पुलिस वगैरह संभालता है ये, तो ये कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। और कौन है हमारे पास? जी रेड्डी, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टूरिज्म से, है ना, जी के रेड्डी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि? बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर वैसे ही आ गया, मिनिस्टर पता है तो आंसर आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या होगा इसका? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है या एजुकेशन मिनिस्टर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, इन्होंने क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है जादुई पिटारा। और ये जादुई पिटारा का टीचिंग लर्निंग मटेरियल छोटे बच्चे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चे मतलब फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए। ये किसके लिए है? फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए। फाउंडेशनल स्टेजेस का मतलब क्या है? फाउंडेशनल स्टेजेस का मतलब 0 to 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत बायो वगैरह पढ़ी है, थोड़ा बहुत साइंस वगैरह पढ़ा है 10th तक, 11 12 तक, या अभी भी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और हमारे न्यूरॉन्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है? हमारे न्यूरॉन्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है 0 to 8 ईयर्स की एज में, ठीक है। अगर उस एज के टाइम पीरियड में जैसे मैं थोड़ा सा किसी और जगह भी काम करता था, तो मुझे इतना पता था कि 0 to 8 ईयर्स की एज में बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, टीवी से या किसी भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट से दूर रखा जाता है, ताकि उनके न्यूरॉन्स का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। उनका IQ लेवल अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो 0 to 8 ईयर्स की एज वाले बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी से, और उसी टेक्नोलॉजी से उनको दूर करने के लिए और एक खेल के रूप में पढ़ाई सिखाने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, उनके न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है एक नया टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने, जिसका नाम है जादुई पिटारा, ठीक है। अब जादुई पिटारा में क्या है? इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है। और इसमें क्या है? बहुत सारे पजल्स है, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें और प्ले मोड में है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना है बच्चे को, ठीक है। बच्चा वैसे ही पढ़ाई से दूर भागता है, ठीक है। तो वो खेलने के रूप में है ना, बटन दबा दिया स्टोरी सुना रहा है ना, दूसरा बटन दबा दिया लड़की की आवाज़ में स्टोरी सुना रहा है, तीसरा बटन दबा दिया क्या एनिमल भाव भाव कर रहा है ना, मतलब कुत्ता वगैरह भाव भाव कर रहा है, मतलब ऐसा वाला, ठीक है, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और वो क्या कर सके, पढ़ कुछ ना कुछ लर्न करते रहे। ये वाला सिस्टम है पूरा की पूरा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्की बात है क्या? ठीक है। तो अगर आ गया है समझ तो दिखाओ अपने अंगूठे मुझे, ताकि अपन करें आगे फटाफट से, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में होने वाला है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? जल्दी से जल्दी आंसर दो मुझे। और ऑप्शन हमारे पास है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। अब देखो पासपोर्ट की बात कर रहा है ये, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, पासपोर्ट की बात कर रहा है। आंसर सॉल्व कैसे करना है? जब नहीं आता होगा, ठीक है। तो कम से कम कॉमन सेंस तो है ना अपने पास, ठीक है। तो जब नहीं आता है, देखो किस चीज की बात कर रहा है, पुलिस ऐप की बात कर रहा है और पासपोर्ट की बात कर रहा है। अब पुलिस और पासपोर्ट दो ही मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है टूरिज्म को प्रमोट करती है, पासपोर्ट बनवाती है क्या? नहीं बनवाती, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कुछ रिलेशन है क्या पासपोर्ट के साथ? नहीं है, हटा दो, काट दो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखो यहाँ पर फंस सकता है क्वेश्चन। कैसे फंस सकता है? अब जिसने पढ़ा है उसको आंसर आएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको आंसर नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है पुलिस वालों को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखती है पासपोर्ट को, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, जल्दी जल्दी से आंसर देके बताइए कि क्या आंसर है। 10 सेकंड हो चुके हैं वैसे भी, फटाफट से। और जितनों को लग रहा है कि इसका आंसर है बी, उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आया नहीं आया समझ? ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आंसर है इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल्कुल नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कर दिया? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है इसको क्या किया है? इसको किया है लॉन्च। देखो कुछ आएगा अपने पास, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिख रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को
लॉन्च किया है। और ये क्यों किया लॉन्च, ध्यान से सुनना। जब भी हम पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट में जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क लगता है, ठीक है। लेकिन अब इन लोगों ने कहा कि भैया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऐप आ गया हमारे पास जिसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, और इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। हम लोगों ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे पास, एस जयशंकर, है ना। तो इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि भाई जिसको भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और जिसको भी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या कर दो, अपलोड कर दो फटाफट 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 से, ठीक है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे और क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे तो हम लोग फटाफट उसको चेक कर लेंगे, वेरीफाई करके तुम्हें भेज देंगे 5 दिन के अंदर। तो ये ऐप बनाया क्यों गया है, ये ऐप बनाया गया है ताकि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बड़ी जल्दी से स्पीड अप हो सके, जल्दी से क्या करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए चीज़ों को, और डिजिटल वे में, है ना। इंडिया क्या है, इंडिया इज ऑनलाइन, इंडिया ऑनलाइन का मतलब क्या है, इंडिया डिजिटल है अब, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के लिए हम लोगों ने क्या करा, ये वाला ऐप लेकर आए जिससे हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कम होके 5 दिन रह गया है, और 5 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वालों के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, रिश्वत खिलाने की ज़रूरत नहीं है ना, जेब से एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जाओ ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो और पासवर्ड बना लो अपना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मोइन भाई पढ़ाएंगे, जीतू भैया, ठीक है, तुम्हारे अपने जीतू भैया पढ़ाएंगे ना, दिक्कत आने की टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, और कल सुबह याद रखना भैया, कल सुबह अपन आ रहे हैं लाइव, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, ठीक है। और परसों कराऊंगा तुम्हें पूरे के पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स, तो रेडी रहना बहुत अच्छे से, या दिसंबर करा दूं, चलो मैं देखता हूँ दिसंबर या जनवरी में से कोई एक करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ मैं तुम्हें, संडे को मैराथन अच्छी वाली लंबी वाली। और कब, कल सुबह 7:30 बजे मैं आऊँगा, क्या लेकर, आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखते हैं हमारे पास और क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन है विच फैक्शन ऑफ शिवसेना गॉट द बो एंड एरो सिंबल। तो बो एंड एरो सिंबल जो है कौन से शिवसेना के कौन से ग्रुप को मिला। अब क्वेश्चन ये कि सर शिवसेना का ग्रुप मतलब शिवसेना तो एक ही पार्टी है, इसमें क्या ग्रुप से क्या, हाँ बिल्कुल ग्रुप से। देखो क्या हुआ 2000 मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कब की, जून 2022 की, ठीक है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था उद्धव ठाकरे, ठीक है। और उद्धव ठाकरे और एक और बंदा है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे अब क्या है, चीफ मिनिस्टर है किसके, महाराष्ट्र के, ठीक है। तो दो बंदे हमारे पास, एक तरफ है उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे, ये दोनों एक ही टीम में थे, एक ही पार्टी में थे जिसका नाम था शिवसेना, ठीक है। अब सीन क्या हुआ 2022 में, जून 2022 में ये वाला ग्रुप जो है, एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप जो है, ये गठबंधन कर लेता है किसके साथ, बीजेपी के साथ। उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर जाती है और ये लोग बना लेते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर बन जाता है कौन, एकनाथ शिंदे। लेकिन है तो ये भी शिवसेना है, ये भी शिवसेना, ठीक है। तो बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना के फाउंडर थे, उनकी लेगेसी कौन लेकर आ रहा है आगे, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे का बेटा है कौन, उद्धव ठाकरे, ठीक है। लेकिन एक खतरनाक मेंबर है इनका कौन, शिवसेना का खतरनाक मेंबर है कौन, एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे कह रहा है कि भाई शिवसेना मेरी है, ठीक है। उद्धव ठाकरे कह रहा है नहीं शिवसेना मेरी है। तो इन दोनों के बीच में क्या टसल चल रहा है। इसी बीच में ये जो एकनाथ शिंदे है ये चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर बोला कि भैया मुझे जो है बो एंड एरो वाला क्या चाहिए, बो एंड एरो, देखो ये ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बो एंड एरो वाला सिंबल है इनका, किसका, शिवसेना वालों का। तो एकनाथ शिंदे ने जाकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि मुझे चाहिए ये, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने उसको दे भी दिया, ठीक है। अब फिर वो कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि स्टे लगा देंगे, लेकिन कोर्ट ने स्टे भी वगैरह नहीं लगाया। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये बो एंड एरो वाला जो सिंबल है कौन से पॉलिटिकल पार्टी का, शिवसेना का, वो मिला कौन से ग्रुप को, ठीक है। तो देखो शिवसेना के किस गुट को धनुष और बाण का चुनाव चिन्ह मिला है। तो ऑप्शन है हमारे पास एकनाथ शिंदे फैक्शन, उद्धव ठाकरे फैक्शन, देवेंद्र फडणवीस फैक्शन, या शरद पवार फैक्शन। तो शरद पवार तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और इनका जो सिंबल है वो है घड़ी, ठीक है। कौन सी घड़ी, अलार्म वाली, है ना, और सुबह बजती है तो कान में दर्द होता है, मारते हैं जिसको हम, वो वाली घड़ी है। देवेंद्र फडणवीस कौन है, ये बीजेपी का बंदा है,
ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस जो है उद्धव ठाकरे से पहले चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। और बीजेपी का सिंबल तो हमें पता ही है, कमल का फूल है, ठीक है। उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, इसमें से एक आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है एकनाथ शिंदे फैक्शन, और इसका आंसर उद्धव ठाकरे फैक्शन बिल्कुल नहीं है। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है। तो एकनाथ शिंदे वालों को इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया ये वाला सिंबल, कौन सा, बो एंड एरो वाला, दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ठीक है। ये है एकनाथ शिंदे और ये है शिवसेना का ये वाला सिंबल, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे ने कंप्लेंट कर दी फटाफट से, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि भैया ये वाला जो है हमारी पार्टी है, ये वाले बंदे ले नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन ने, अच्छा एक और चीज देखो, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, खुद बताती है, रिकॉग्नाइज करती है, सिंबल्स भी देती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सिंबल भी अलॉट कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाला सिंबल किसको दे दिया, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को दे दिया। और ये लोग अब बोल रहे क्या, हम है रियल शिवसेना। समझ में आया नहीं है। दूसरी चीज सुनो, इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को कहा कि भैया 78 पेज का आंसर ले ले तू, 78 पेजेस का इसको आंसर दे दिया। और बोला कि भैया देख, टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं, है ना। और एक और चीज सुन ले, तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कह रहा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग पार्टी चलती है, ठीक है। तो ऐसे शिवसेना का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्शन कमीशन ने 78 पेजेस का एक आंसर लिख कर दिया और शिवसेना को कहा, मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को कहा कि तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो है अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसी वजह से हम तुम्हें नहीं दे रहे ये वाला सिंबल, हम दे रहे किसको, नाम और सिंबल दोनों, ये दोनों नाम और सिंबल दोनों के दोनों दे रहे एकनाथ शिंदे वाले फैक्शन को। समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से मेले 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 अंगूठे दिखाओ, ताकि अपन बड़े आगे और देखें हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है। इसका आंसर है क्या, एकनाथ शिंदे फैक्शन। कोई दिक्कत है क्या, बड़े आगे, इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सुंदर सुंदर कन्याएं दिख रही है हम लोगों को, ठीक है। इसमें ना लड़के भी थे, ठीक है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इनके साथ लड़के खड़े, काट दिस, है ना, काट दिया उनको, ठीक है। सिर्फ लड़के लड़के लेकर आया हूं, देखो इधर, ठीक है। चलो देखो इधर देखो, और कुछ बोलने वाला था फिर मैं कहा छोड़ो रहने दो, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाती है ना चीजें। हु इनॉग्रेटेड द खजुराहो डांस फेस्टिवल। चलो, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल हो रहा है ना। और हम सबको पता है खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो की हम लोगों ने न्यूज़ भी करी थी, आप लोगों को याद हो तो। खजुराहो की न्यूज़ हम लोगों ने ये करी थी कि G20 की कल्चरल समिट कहाँ पर हो रही है ना। तो G20 की कल्चरल समिट 23 तारीख है, आज क्या तारीख है, 24 है, ठीक है, जो भी है। तो 23 तारीख से 26 तारीख तक होने वाली थी, है ना। तो ये जो कल्चरल मीट खजुराहो में होने वाली थी, चंडीलास ने वहाँ पर टेम्पल बनाया था, याद आया क्या, ठीक है। जिसको याद आया बढ़िया, जिसको याद नहीं आया तो बता रहा हूँ कि 3 जगह पर G20 की समिट होने वाली थी, G20 की कल्चरल समिट, एक खजुराहो, भुवनेश्वर और तीसरी हम्पी कर्नाटका में, है ना। तो खजुराहो में जो मीटिंग चल रही है वो तो अलग बात है, खजुराहो मध्य प्रदेश में ये भी पता लगा। लेकिन खजुराहो का डांस फेस्टिवल चल रहा है, और खजुराहो का डांस फेस्टिवल किस बंदे ने क्या किया है, किस बंदे ने इनॉग्रेट किया, किसने रिबन काटी है उसकी, इसका आंसर मुझे फटाफट से दे दो। ऑप्शन है हमारे पास हिंदी में, देखें, खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन, ठीक है। तो हमारे पास है विजय रूपानी, मंगूभाई पटेल, मनोज सिन्हा या जगदीप धनकर, ठीक है। तो जगदीप धनकर तो हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है ना। मनोज सिन्हा गवर्नर थे कहीं के। मंगूभाई पटेल या विजय रूपानी, ठीक है। तो इसका आंसर जिसको लग रहा है कि विजय रूपानी है तो गलत है, क्योंकि विजय रूपानी जो थे ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। मंगूभाई पटेल क्या इसका आंसर है, सोच के बताना मुझे। मनोज सिन्हा इसका आंसर नहीं है, और जगदीप धनकर भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है क्या, मंगूभाई पटेल, मंगूभाई पटेल। और चंगूभाई पटेल जो है ये गवर्नर है, कहाँ के, ये गवर्नर है मध्य प्रदेश के, और इन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है ये वाला फेस्टिवल, ठीक है। और ये वाला फेस्टिवल जो है बहुत सारे लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवा रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अच्छा, ताज महोत्सव कौन करवा रहा था, ताज महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवा रहा था, ठीक है। ये वाला महोत्सव कौन करवा रहा है, डांस महोत्सव या डांस फेस्टिवल खजुराहो का, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवा रहा है। लेकिन इस वाले में बहुत सारे लोग इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे कि उस्ताद अलादीन खान एकेडमी ऑफ डांस एंड म्यूजिक,
ठीक है। तो ये वाली एक एकेडमी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है किसमें, ये वाला खजुराहो डांस फेस्टिवल में। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कर रही है। कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ और कौन कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके साथ और कौन कर रहा है? इसके साथ और इनकी हेल्प कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कुछ भी कह लो, ये भी हेल्प कर रहा है। और इसके साथ साथ एक और जना हेल्प कर रहा है, वो है छतरपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छतरपुर। तो ये सारे के सारे मिलकर ये वाला करवा रहे हैं। और रूपांकर अवार्ड भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? रूपांकर अवार्ड भी दिया जाएगा। और रूपांकर अवार्ड और आर्टिफैक्ट्स का एग्जीबिशन भी लगेगा। तो दो चीज याद रखना। क्या? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? रूपांकर अवार्ड मिलेगा, ठीक है। प्लस और क्या है? आर्टिफैक्ट्स का एग्जीबिशन भी हो रहा है, आर्टिफैक्ट्स का एग्जीबिशन भी हो रहा है। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है सब कुछ? ठीक है। अगर क्लियर नहीं है वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे कि सर समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और अगर किसी चीज के ऊपर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना। मैं एकदम एक्टिव रहता हूँ कई बार, ठीक है। तो मैं जब भी देखूंगा तुम्हारे कमेंट्स आज कल परसों में, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? हमारे पास इसका आंसर है मंगू भाई पटेल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ, ठीक है। तो लोन ग्रोथ में किस बैंक ने टॉप किया? हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऋण वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? कौन सा बैंक शीर्ष पर है मतलब टॉप में? लोन ग्रोथ परसेंटेज मतलब कौन से बैंक ने सबसे ज्यादा लोन दिया है। और एक और चीज, पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ रहा है, मतलब कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बैंक है, याद रखना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बैंक है जिसने सबसे ज्यादा लोन दिया है। और किसको सबसे ज्यादा लोन दिया है, किसको लोगों को दिया, ठीक है। तो लोन परसेंटेज किसका सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले साल, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है, क्या हु टॉप द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स लोन ग्रोथ। जल्दी बताइए आंसर, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जिसने दिया है आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एकदम राइट, 100% गलत, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गलत, कर्नाटका बैंक गलत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका लोन लेंडिंग परसेंटेज कितना है? बहुत बढ़ गया है। और कितना बढ़ा है? 21.67%। कितना? 21.67% बढ़ गया इसका, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसी बैंक बनी है जिसको क्या दिया गया है, जिसको बोला गया है कि तुम्हारा लोन परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है। और लोन परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या है कि पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बहुत अच्छा हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरी चीज समझो, सेकंड रैंक पे कौन है? सेकंड रैंक पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोन परसेंटेज कितना बढ़ा है? तो इनका लोन परसेंटेज बढ़ा है लगभग 19.80%। तो सेकंड रैंक पे कौन है? तो सेकंड रैंक पे है हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पे कौन है पता नहीं। फोर्थ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ पे, ठीक है। और इसका 16 पॉइंट कुछ बढ़ा है, ठीक है। अभी याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये सब कुछ पता लग गया। कर्नाटका बैंक तो कहीं सूची पे है नहीं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है। आइए देखते थोड़ा सा, क्या इसकी फोटो है क्या अपने पास? तो हाँ फोटो है, देखो इधर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ठीक है। तो ये चीज बता रही है हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आई होप कि आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोन ग्रोथ के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर समझ में आया है तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपना थम्स अप, है ना। टेस्ट द थंडर, एडवर्टाइजमेंट हो गई क्या? अरे उठाना ले मुझे थम्स अप वाले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके का। देखो क्या बोल रहे हैं, विच स्टेट यूटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी इनमें से ऐसा है जो कि एक नई लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब क्या? सबसे ज्यादा अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसको। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है? अब देखो ये एक नई रिपोर्ट आई है और ये एक रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक एजेंसी ने दी है। और उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया
कि ये जो रेड 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 चीजें दिख रही है ना, हमें जहां जहां पर हमें रेड दिख रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी इकोनॉमीज पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसने 3 कंट्रीज का नाम लिया है जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। क्लाइमेट चेंज की वजह से 3 कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और ये 2050 तक का डाटा दे रहा है। कब तक का? 2050 तक का डाटा दे रहा है। और ये बोल रहा है कि 3 कंट्रीज की क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक इकोनॉमी बहुत खराब होने वाली, इकोनॉमी। और वो 3 कंट्रीज कौन सी है? इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से होता रहा और बहुत ज्यादा होता रहा तो। कौन सी कंट्रीज? इंडिया, चाइना और यूएस। तो 3 पावर से है ना, तो इन तीनों पावर्स का क्या हो जाएगा? सिट्टा बिट्टा गुल हो जाएगा अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसने लगभग 2600 रीजन्स का डेटा दिया है कि सबके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना इफेक्ट होगा। कितने का? 2600 रीजन्स, 2600 रीजन्स के बारे में बताया इसने। 2600 रीजन्स के बारे में बताया, तो 2600 एरियाज के बारे में बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट कितना होगा। और इन 2600 में से 14 इंडिया के स्टेट्स का नाम है। 14 इंडिया का स्टेट्स। टोटल स्टेट्स ही कितने हैं अपने पास? 28 स्टेट है। उसमें से भी क्या 14 स्टेट्स जो है टॉप मोस्ट अफेक्टेड एरियाज में आते हैं। 100 अफेक्टेड एरियाज की क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा। और उन स्टेट्स में भी इनमें से एक जो स्टेट है वो 22nd नंबर पे। तो ये क्वेश्चन हमारा पास यही है कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो अगर कोई सोच रहा है कि इसका आंसर होने वाला है बिहार, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। इसका आंसर है बिहार। 100% बिहार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि इनकी रैंकिंग्स में 22nd रैंक पे आता है। 22nd रैंक कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है 2050 तक तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया के अगर किसी स्टेट में होगा तो वो बिहार में होगा। ठीक है, बिहार इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा भी आ रहा है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखो क्या बोल रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स कंडक्टेड अ ट्रायल टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ड्रोन्स सप्लाइंग मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्मॉलर हॉस्पिटल्स। देखो अब ये क्या बोल रहा है, इनमें से कोई एक एम्स है। एम्स तो पता है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स। ठीक है, तो ये एम्स जो है चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के और सारे के सारे है ना। बहुत इजीली ये लोग क्या करते हैं, बिना पैसों के यहाँ पर वो हो जाता है, ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है, लेकिन लाइनें बहुत लंबी लंबी लगती है और इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो सब ठीक है। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कौन सा एम्स है, ऐसा कौन सा एम्स है जो क्या कर रहा है, जो कि टारगेट कर रहा है, या जो जिसने क्या करा है, जिसने रिसेंटली एक ड्रोन का टेस्ट लिया है। ठीक है, वो ड्रोन कौन सा वो भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को। उस ड्रोन का टेस्ट किया है और वो ड्रोन इस्तेमाल होगा किसमें? वो ड्रोन इस्तेमाल होगा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ केयर के पास जाकर दवाइयों का सप्लाई करने के लिए। दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, ये है वो ड्रोन जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है वर्टीप्लेन X3। क्या नाम है? वर्टीप्लेन X3। अब ये जो वर्टीप्लेन X3 है, इसके ऊपर कल एक्सपेरिमेंट किया है किसने? इनमें से किसी एक एम्स ने। ठीक है, और बोला है कि भाई ये वर्टीप्लेन X3 क्या करेगा? ये वर्टीप्लेन X3 उठाएगा किसको? दवाइयों को, और एम्स के सेंटर से किसी और सेंटर पे, किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे, किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल तक जाकर क्या करेगा? दवाइयों का सप्लाई किया करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसकी कैपेसिटी देखने के लिए क्या हुआ है, कल एक टेस्ट हुआ है और इस टेस्ट में ये वाला वर्टीप्लेन X3 जो है ये 100% हुआ है क्वालिफाई। ठीक है, इसने क्या करा, इसने उस एम्स से दवाई उठाई और कितना 40 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी। और 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इसके यहाँ पर क्या था, जो वेट लगाया गया था, वेट मतलब दवाइयों का वेट, वो पता कितना था? 2 किलो का। तो 2 kg वेट को उठा के 2 kg का वेट उठाया इसने। ठीक है, और ये ड्रोन जो है चलता चला गया और कहाँ गया? ये जाते गया कितना? 40 किलोमीटर, और इसने वो वहां पर दे दी। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, क्या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 40 किलोमीटर का रास्ता इसने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में क्या करा? पार किया, और एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। तो अब बताइए मुझे कि मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला ये जो ड्रोन है,
ये जो ड्रोन है, ये जिसका नाम क्या है, वर्टीप्लेन X3, किस एम्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट 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 से। क्या आपको लग रहा है इसका आंसर एम्स दिल्ली होगा, या ऋषिकेश होगा, या जोधपुर होगा, या भोपाल होगा? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो जो लोग भोपाल 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 चिल्ला रहे हैं, गलत आंसर। जो लोग कह रहे हैं कि जोधपुर जोधपुर जोधपुर, गलत। जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, गलत। आंसर है इसका एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जो एम्स है, या एम्स जो हॉस्पिटल है, ठीक है, या एम्स का जो इंस्टीट्यूट है, उसने ये किया था क्या, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो दिखाओ मुझे अपने थंब बड़ी जल्दी 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 से, तो अपन करते हैं आगे। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, भाई पढ़ाएगा सब समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे बताओ, और मुझे जरूर ये भी बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल मिलेंगे लाइव, ठीक है। तो याद रखना कल हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है, देखिए। हु रिलीज्ड द 2 बुक्स नेम्ड दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन्स ऑफ थॉट एंड दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? तो इनमें से कोई एक बंदा है जिसने क्या करा है, जिसने कल दो क्या करे, 2 बुक्स को रिलीज किया। रिलीज का मतलब क्या, पब्लिश नहीं करा है। पब्लिश तो होता है वो प्रेस करती है, पब्लिश तो है ना। रिलीज का मतलब रिबन काटी है और बोल दिया कि भैया अब ये बिकेगी, अब क्या कर लो तुम लोग, जाकर पढ़ लो इस किताबों को, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसने इन 2 किताबों को क्या किया है, इन 2 किताबों को रिलीज किया है? किताब का नाम क्या है? दोनों किताबें दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय कौन है? भारतीय जनसंघ का एक मेंबर था, है ना। किसका मेंबर था? भारतीय जनसंघ। और ये जो भारतीय जनसंघ है, इसका मेंबर था ये। और ये भारतीय जनसंघ, ये लगा लो, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। तो पहले भारतीय जनसंघ थी, फिर भारतीय जनसंघ से इवॉल्व होकर भारतीय जनता पार्टी बनी, ठीक है। ऐसा लगा लो अभी के लिए, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ का एक मेंबर था दीनदयाल उपाध्याय। 1967-68 में एज अ प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे ये भारतीय जनसंघ के। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है कि ये वाला किताब रिलीज किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है RN रवि, बी धर्मालिंगम, आरिफ मोहम्मद खान, या रमेश बाइस। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आंसर, और मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों के मार्क्स कितने आए, ठीक है। और वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं उसमें जरूर बताना, ठीक है। चलिए, तो क्या इसका आंसर है रमेश बाइस? तो रमेश बाइस तो नहीं है, क्यों? रमेश बाइस जो है, ये बंदा कौन है? ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये है गवर्नर है कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो रमेश बाइस महाराष्ट्र गवर्नर है और अभी अभी बने ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 18 फरवरी को शायद इन्होंने सीट ली है गवर्नर की, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है केरला के गवर्नर है, तो ये इनका ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। बी धर्मालिंगम या RN रवि में से एक आंसर है, तो इसका आंसर है RN रवि। और RN रवि जो है ये तमिलनाडु के गवर्नर है। कहाँ के? तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। और ये जो बंदा है ना बी धर्मलिंगम, ठीक है। तो बी धर्मलिंगम कौन है? बी धर्मलिंगम वो बंदा है जो क्या है, बी धर्मलिंगम ने ये दोनों किताबें लिखी है, मतलब ऑथर है इस बुक का, ऑथर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो आज के हमारे सारे के सारे MCQs हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को दिखाइए, खुद पढ़ाई करिए। मेरी पूरी की पूरी दुआएं, पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और मैं चाहता हूँ कि आप सबको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि जिसको भी हमारे टॉपर्स 2.0 बैच में एनरोल करना है वो ज़रूर एनरोल कीजिए। मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि पॉलिटी पढ़ाओ, हो सकता है कि करंट अफेयर्स पढ़ाओ, तो उसमें आ जाना। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ये वाला अड्डा 24/7 Y24/7 वाला या Y742 वाला क्या डालो, इसमें कोड डालो, तो आपको मिलेगा लगभग 21% का, या फिर मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना डिस्काउंट। तो ये वाला कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। प्लस मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी, क्या इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मिली है वो सारी की सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी क्या। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहते हैं जय हिंद। कल मिलेंगे। थैंक यू।